नमस्कार, यूरेका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक त्रिपाठी और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जितने भी बच्चे हमारे हिंदी भाषा को लेके यानी कि जनरल पेपर के तौर पे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो टेस्ट है, ये जो सीरीज़ है या ये जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, ये आपको दोनों की दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे हिंदी जनरल पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो क्लासेस आपकी ऑफलाइन मोड में चलाई जाती हैं, उनको फिर हम ऑनलाइन में कुछ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही चुनिंदा प्रश्न होते हैं या तमाम जितने भी विगत वर्षीय प्रश्न पत्र हैं उन सब से छांट कर बनाए गए और काफ़ी कायदे के प्रश्न होते हैं। तो आप सब जुड़ के इस बात को समझ सकते हैं। ये प्रश्न क्या करते हैं कि आपकी तैयारी में आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसमें से कौन से पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मुझे पता है कि क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा के रूप में या संयुक्त क्रिया के रूप में या नाम धातु से प्रेरणार्थक क्रिया से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें वही पढ़ना चाहिए, वही समझना और वही सीखना चाहिए। बाकी पर अगर थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा तो काम चल जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको तैयारी का रास्ता दिखाते हैं। चलिए आइए, जितने भी लोग हैं जुड़ जाएं। आज के सामने आपके सामने रहा आज का पहला प्रश्न। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। सीधी सीधी बात समझिएगा, ये कह रहा है कि फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक। 4 ऑप्शन हैं। एक बार नाम बता दीजिए अपना। हनी शर्मा, एक बार नाम बता दीजिए आपका। जो भी नाम क्लासेस में रहता है, ये शायद आपके घर का किसी का नाम है। आप अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं आपका स्वागत कर सकूं। रेयान जुड़ चुके हैं, प्रियंका जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आप सभी का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है। हाँ, रेयान ने बताया 21 का बी, अकर्मक, यानी कि क्रिया का। अब देखिए सीधी सीधी बात है, आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई क्रिया अकर्मक होती है तो उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और जब भी कोई क्रिया सकर्मक है यानी कि कर्म पर, देखो सीधा सीधा क्या बोल रहा है ये, ऑप्शन बी को, ऑप्शन ए होगा इसका सही। आप देखिए क्या कह रहा है, सकर्मक यानी कि उस क्रिया में कर्म होगा। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि राम ने रावण को मारा। आपको कारक में भी एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया था, एग्जाम्पल समझना। हमने क्या बोला, राम ने, ये कर्ता हो गया, राम कर्ता हो गए, और मारा है, मारना इनकी क्रिया हो गई, है ना। ये क्या हो गया, ये कर्ता और ये इनकी क्रिया, है ना। राम ने मारा, किसको मारा, जहां पर भी को लगा रहता है उसको हम कहते हैं कर्म। हाँ योगिता, स्वागत है आपका योगिता। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर प्रभाव, कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है यानी कि कर्म है उसमें, तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सकर्मक, क्योंकि कर्म है उसमें। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, सकर्मक क्रिया, है ना। सीधा सीधा समझना है, इसका उत्तर कौन सा सही होगा, इसका होगा सकर्मक क्रिया, है ना। देखिए सकर्मक क्रिया है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। अब उसी सकर्मक क्रिया का फिर उदाहरण बताइए, यानी कि सीधी सीधी बात है, कोई ना कोई कर्म उसमें होगा, है ना। हाँ, ध्यान से इसका जवाब दीजिए। थोड़े भी समझ में या क्रिया की क्लासेस अगर आपने, मैंने कहा था ना कि क्रिया, जब संस्कृत में क्रिया को ही मूल रूप से धातु कहते हैं, है ना, वहाँ पर धातु के आधार पर परिवर्तन होता है। यहाँ पर प्रयोग के रूप में हम इसे क्रिया कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसे ही धातु कहा जाता है। और धातु को 2 प्रकार से बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक। वैसे ही क्रिया को मूल रूप से 2 भाग किए गए हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म है। हाँ, रियान अरोड़ा आप कह रहे हैं सोहन केला खाता है, ऑप्शन सी। और कोई जवाब दे 22वें प्रश्न का। बिल्कुल सही जवाब है। अब आप समझ गए, है ना। आप इसमें देखिए सारा का सारा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। अब देखो बहुत तेज दौड़ना, ये उसका क्रिया विशेषण है, दौड़ना उसकी क्रिया है ना। अब यहाँ पर देखिए श्याम दौड़ता है, तो दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, श्याम पर ही,
है ना, उसने कोई क्रिया की नहीं, तो अकर्मक क्रिया है सामान्यतः वो, क्योंकि प्रभाव किस पर पड़ा, कर्ता पर। मोहन खाता है तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ा, मोहन पर, तो ये भी अकर्मक क्रिया है, मोहन खा रहा है ना। उसके बाद सोहन केला खाता है, अब देखिए यहाँ पर केला आ गया बीच में, यानी कि सामान्यतः इसके आगे हम को लगा सकते हैं ना कि मोहन केला को खाता है, वो तो अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लगा। तो जहाँ पर भी को लग जाता है आपको पता है कि वो कौन सा होता है, वो, हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सोहन केला, केले को खाता है या केला खाता है, तो वहां पर को छुपा हुआ है, तो जहां पर भी को लगता है ना इसका मतलब कर्म है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो ये क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि राम सोहन के खाने का प्रभाव किस पर पड़ा, केला पर, केले को खा गया वो, है ना, तो कुछ कर्म हुआ। जैसे अभी पिछली बार मैंने बताया, राम ने रावण को मारा तो मरा कौन, रावण, तो जो मरा है वही उसका कर्म है ना, राम का कर्म क्या है, रावण मर गया, तो रावण उनके क्या होंगे, कर्म हो जाएंगे। यहाँ पर वैसे ही केला क्या हो जाएगा, इसका कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया, बाकी सारी क्रियाएं क्या हैं, अकर्मक है, क्योंकि उनका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, वह मेरे घर आया करता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। वह मेरे घर आया करता है, वह मेरे घर आया करता है, आपको मैंने अभी क्लास में तमाम रूप से संयुक्त क्रिया के तमाम भेद बताए, है ना। अब देखो संयुक्त क्रिया कौन सी है, सीधी सीधी इसका उत्तर का क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त क्रिया। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, तो जो भी जवाब हो आप एकदम जितना जल्द हो सके यहाँ पर दिया करिए, है ना, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं और इतना समय नहीं मिलता इनके लिए। अब देखो, वह मेरे घर आया करता है, आना और करना दो क्रिया एक साथ है, आना और करना, तो जहां पर भी दो क्रियाएं एक साथ चली आती हैं उनको क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है ना। आना और करना बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अगला प्रश्न है कि जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं। देखो अभी ये परिभाषा पूछ लिया सीधा सीधा, चार ऑप्शन है, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से मुझे बताइए। हाँ 24 का बोल रहे हैं सी, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने इसका परिभाषा बताया ना, जैसे कि हमने क्या पिछला एग्जाम्पल लिया था, हमने अभी क्लास में कौन सा एग्जाम्पल लिया था, उदाहरण के तौर पर मैं नहाकर सोने जाऊंगा, यानी कि पहली एक क्रिया संपन्न करेगा वो नहाएगा, है ना, एक क्रिया, पहली क्रिया है नहाना और दूसरी क्रिया क्या है, सोना। तो इस पहली क्रिया को क्या कहेंगे, इस पहली क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, है ना। वही ये कह रहा है कि मैं नहाकर सोने जाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक, मैंने कहा ना जब आप किसी को प्रेरणा देते हैं या आज्ञा देते हैं, मैंने कहा था ना कि दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक होता है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। समय की कमी की वजह से थोड़ा सा नहीं समझा पाया इसको, आप इतना समझ लो कि पहले आप कोई भी क्रिया जब बनाते हैं तो वो अपनी मूल धातु के रूप में होती है ना। हाँ इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है,
योगिता बता रही हैं ऑप्शन डी। आरविस बता रहे हैं ऑप्शन सी, शायद इनका नाम ऋतु है, आरविस का। हाँ ठीक है, चलिए सामान्यतः ऑप्शन होगा इसका सी, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए मैं इसको समझाता हूं कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। दो चीजें होती हैं, आप जब स्वयं को प्रेरित करते हैं यानी आत्म प्रेरणा से जब कोई काम करते हैं, या फिर आप किसी और को आज्ञा देते हैं या प्रेरित करते हैं, है ना। जैसे कि माता ने पिताजी से सब्जी मंगाई, तो माताजी ने आज्ञा दिया पिताजी को कि सब्जी ले आइए, यानी कि वो किसी और से मंगवाया है। तो यहाँ पर देखिए सुनना, अब ये सुनाना आया है, ठीक है। ये सारी क्या है, गिरना, बोलना, कहना, ये सारी सामान्य क्रियाएं हैं, है ना। अब देखो आप जैसे सुनाना है, तो सुनाना का मूल धातु क्या हो जाएगा, सुन, मूल धातु है सुन, है ना। अब ये जब ना प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो ये क्रिया बनेगा सुनना, ठीक है। अब जब ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप में जाएगा, यानी कि जब आप आत्म प्रेरित करेंगे, स्वयं कोई काम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं सुनाना। यानी कि यहां पर जो लिखा है ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है सुनाना, और उसके बाद जब आप किसी और के माध्यम से किसी और को कहेंगे तो उसको हम कहते हैं सुनवाना, उसको हम द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं, सुनवाना, ठीक है। यहां पर देखिए ये संस्कृत का सुन धातु से बना है, ठीक है। संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहते हैं, तो अगर इस क्रिया का मूल धातु रूप निकालें तो वह है सुन, ठीक। जैसे पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख, है ना। उसके बाद उसमें ना प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्रिया के फॉर्मेट में आता है। अब ये चीज जब आप स्वयं करते हैं, सुनाना, आप स्वयं सुना रहे हैं ना किसी को, तो वो आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, ये प्रथम है। और यहां पर जब आप किसी और से करा रहे हैं तो ये इसकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए यही प्रश्न बदल के पूछ दे कि इनमें से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो भी आपको ऑप्शन यही आएगा सुनाना, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। देखो आ ही गया वही, अभी एग्जाम्पल ही दे रहे थे तब तो आ गया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, अकर्मक, द्विकर्मक, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक। माँ ने, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, प्रेरणार्थक। अब मुझे ये बताओ ये कौन सा प्रेरणार्थक है, प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। लिख के बताना है कि ये प्रथम प्रेरणार्थक है कि द्वितीय प्रेरणार्थक है। सीधा सीधा जवाब सेकंड, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है, किसी और से मंगवाया है, यानी कि ये क्या हो गया, हम पहले तो क्रिया कौन सी होगी, मांगना, दूसरी होगी मंगाना, और तीसरी होगी मंगवाना, है ना, जिसको क्रिया के रूप में कहेंगे। इसका क्या कहेंगे, इसका होगा मांगना, मंगाना या मंगवाना, ठीक है। ये दोनों भी आ जाते हैं, मंगाना और मंगवाना। मांगना आप जब स्वयं मांगते हैं, और उसका क्रिया क्या होगी, उसका क्रिया होगी मांग, है ना, मांग, मांगना, मंगाना, मंगवाना, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है, तुम रोज यहां आया करना, ठीक है। तुम रोज यहां आया करना, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, तुम रोज यहां आया करना। ये क्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाम पूछेंगे तो इन चारों में क्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। वाक्य का ये विधेय होता है ना। मैंने कहा था ना कि वाक्य जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा भी, वाक्य में जो कर्ता होता है वो उसका उद्देश्य होता है, और फिर उद्देश्य के का ही परिणाम होता है विधेय। तो वाक्य का ये विधेय है, ठीक है। तो क्रिया के रूप पर प्रश्न हर परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तुम रोज यहाँ आया करना, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, पूर्वकालिक, संयुक्त, नाम धातु या इनमें से कोई नहीं। 27 का बी संयुक्त, ठीक है।
देखो ये एक क्रिया है आना और एक क्रिया है यहाँ पर करना। दो क्रियाएं आपस में जुड़ गई, ये क्या हो गया? संयुक्त क्रिया हो गया, है ना। हाँ, तुम यहाँ आया करना। अगला है मेहमान के लिए जरा चाय गरमा देना। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? देखो फिर आ गया, पढ़ाते वक्त ही एग्जाम्पल दिया था। मेहमान के लिए जरा चाय गरमा देना, अकर्मक द्विकर्मक नाम धातु या पूर्वकालिक? चलिए, अकर्मक द्विकर्मक नाम धातु या पूर्वकालिक, कौन सी क्रिया है? आठ का सी नाम धातु, ठीक है। बताइए कौन से नाम से बना है वो? किससे बना है प्रियंका? चलिए, जवाब एकदम सही है, ये नाम धातु क्रिया है। बस आपको ये बताना है कि वो किस चीज से बना है। नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा अथवा विशेषण से बनी रहती हैं क्रियाएं, है ना, सामान्यतः उनको नाम धातु कहते हैं, है ना। हाँ, गरम से बना है, गरम एक विशेषण है। गरम से क्या बना है? गरमा देना, है ना। और उसके बाद देखो, गरम से बना है, ये गरम क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, गरम क्या है? विशेषण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में क्रिया के किस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? ये प्रश्न थोड़ा टफ है, ध्यान से समझना फिर बताना। क्रिया के किस रूप में, ये डिफिकल्ट प्रश्न एक मैंने जान के डाला है ना। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन? ये कह रहा है कि कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होगा, कर्म के अनुसार लिंग परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमेशा वाक्य में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि किस अवस्था में कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार लिंग परिवर्तन हो रहा है। भविष्यकालिक में, भूतकालिक में, वर्तमान कालिक में, इनमें से कोई नहीं। ये डिफिकल्ट प्रश्न है, मैं फिर बोल रहा हूं। एक प्रश्न मैंने जानबूझ के डाला जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, आपको अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न बना भी दिए जाएं तो आप उसको कर जाएं, ऐसी मेरी वो रहती है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह से तो तैयार कर ही लूं, तो आपको जवाब देना है। डी बी ए, तीन ऑप्शन आए हैं। रियान बता रहे हैं 29 का बी, उसके बाद विजन बता रहे हैं 29 का ए, और योगिता बता रही हैं 29 का डी। इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? सामान्यतः हम क्या कहते हैं लिंग, एक एग्जाम्पल के तौर पे यही समझना और फिर उसका जवाब देना। दो चीजें मैं लिख रहा हूँ। राम पत्र पढ़ता है, सामान्य वाक्य है, वर्तमान काल में है। या सीता पत्र पढ़ती है, दो वाक्य आपके सामने मैंने लिखा। अब ये देखिए, ये राम है, इसके आधार पर इनका लिंग लगा है यहाँ पर क्रिया में, पढ़ता है ना। और वैसे ही सीता है, उसमें आता है पत्र पढ़ती है। ठीक है ना, सीता पत्र पढ़ती है, यानी कि सीता के आधार पर फिर से परिवर्तन क्या हुआ है? उसके लिंग का। ये कह रहा है कि किस रूप में, ये वर्तमान में हो रहा था, भविष्य में भी होगा, है ना। राम पत्र पढ़ेगा, सीता पत्र पढ़ेगी, दोनों में परिवर्तन होगा। लेकिन भूतकाल में ऐसा नहीं होता है। भूतकाल में कर्म क्या है इसका? पत्र पढ़ा गया है। अब कर्म के आधार पर, है ना, जैसे कि राम ने पत्र पढ़ लिया, ठीक है। सीता ने
पत्र पढ़ लिया, या सीता ने पत्र, राम ने पत्र पढ़ा, सीता ने पत्र पढ़ा, पढ़ी आया, सीता ने पत्र पढ़ी, है ना। लिया अभी हटा दो ना, और आसान कर देते हैं। चलो, राम ने पत्र पढ़ा, सीता ने पत्र पढ़ा, देखो दोनों में पढ़ा पढ़ा आया है, यानी कि पत्र कर्म के आधार पर इसका परिवर्तन हो गया है, लिंग का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये यही कह रहा है कि जब भी भूतकाल की क्रिया होगी ना, राम ने पत्र पढ़ा, सीता ने पत्र पढ़ा, सीता ने पत्र पढ़ी नहीं आता कहीं कहीं भी लिखा हुआ, वो यही कह रहा है। ये थोड़ा सा और डिटेल डीप जाके जब आप ठीक से पढ़ेंगे इस चीज़ को, जब काल को जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये काल क्या है, काल लिंग वचन काल और कारक वाच्य, ये सारे के सारे विकार उत्पादक तत्व होते हैं, वाक्य में विकार उत्पन्न करते हैं, जिससे आपको पता चल पाता है कि विकारी शब्द कौन है और विकारी अविकारी शब्द कौन है ना। अब आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर पत्र के अनुसार लिंग बदला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पढ़ा है, यहाँ पर भी पढ़ा है। तो भूतकाल में ऐसा नहीं होता है ना, भूतकाल में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए बाकी इन दोनों में होगा। अगला है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 2 4 5, 3 2 4 और 5, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। सर राम पढ़ा था, सीता पढ़ी थी। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपने बोला राम पढ़ा था, सीता पढ़ी थी, भूतकाल में भी चेंज हुआ। देखिए जब भी कोई ऐसी चीज़ कही जा रही है ना, जब आपने बोला कि राम पढ़ा था, सीता पढ़ी थी, हाँ राम पढ़ता था, सीता पढ़ती थी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन वो देखिए ये क्या कह रहा है ना, इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्रिया के किस रूप में। तो जरूरी नहीं, देखिए सारी चीज़ों में अगर आप जाएंगे, आपने अभी जहाँ पर कहा वहाँ पर क्या है कि राम पढ़ता था, सीता पढ़ती थी, है ना। आप लोगों को काल के अंतर्गत ही मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। सिर्फ था थी लगा देने से वो भूतकाल में चला जाएगा ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, परिवर्तन होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, इतना ज़्यादा सोचो ही नहीं, इतना सिंपल सा सोचो कि ऐसा एक रूप मिलता कहाँ है। आप देखो, आप कभी इस चीज़ को कभी वर्तमान में और भविष्य में बना के देखो, नहीं बनेगा। अगर ये भूतकाल में बना है, यानी कि इसका उत्तर भूतकाल माना जा सकता है। ऐसा भी होता है सामान्यतः, किस रूप में, कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो इसने कहा कि मतलब एक और ऑप्शन है कि किस में नहीं होता है, बाकी में तो होता ही होता है। वहां पर जो आप लिख रहे हैं उसमें भी होता है, मतलब जो भूतकाल में है वो हो ही रहा है। लेकिन एक और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें ये नहीं होता है, यानी कि एकमात्र अपवाद की श्रेणी में ये भूतकाल में ही आता है, जब वहां पर कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा। यही चीज मैं आपको वाच्य में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको वाच्य पढ़ाऊंगा। जब आप उसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ेंगे, तो वाच्य इसीलिए जरूरी, इसीलिए देखिए आप, आज का टॉपिक भी वाच्य था, और लेकिन समय के रहते वक्त हमने वाच्य पढ़ नहीं पाए। जब आप कृतवाच्य पढ़ते हैं तो वहां पर प्रधान क्या हो जाता है, कर्ता। जब आप कर्मवाच्य पढ़ते हैं तो वहां पर प्रधान हो जाता है कर्म। जब कर्म के आधार पर लिंग परिवर्तन होगा तो वहां पर वो कर्मवाच्य रहता है। यही कारण है कि मैंने आज इसको डाला था। अगर आपको वाच्य मैंने पढ़ा लिया होता तो शायद आप ये समझ जाते। तो सिर्फ आप समझिएगा, भूतकाल में ही ये संभव है कि जब ये लिंग परिवर्तन इसका नहीं होगा, है ना। बाकी आप उन दोनों में नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया कि सर इसमें तो परिवर्तन हो रहा है, रुचि, ये बहुत अच्छी बात है ना। तैयारी बिल्कुल ऐसे जारी रखनी है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, सीख के जाना है पूरा। चलो, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं ये बताओ। ये तो आसान है। मयंक ने लिखा है 30 का ए, 3। कौन कौन से भाई बताओ। रचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद होते हैं, तो बताइए कौन कौन से। रचना की दृष्टि से, ठीक है, कौन कौन से।
सिर्फ 2-3 कहने से काम नहीं चलेगा, आपको लिख के बताना होगा कौन से, तब तो मैं जानूं कि आप जान रहे हो। मैं वो तो देखूं कौन से 3 भेद हैं। मूल रूप से क्रिया के मैंने कितने भेद बताए थे आपको क्लास में? धातु के कितने भेद बताए थे? बेटा काल के भेद नहीं बताना है, क्रिया के भेद बताना है। ये क्या भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बता रहे हो? मुझे क्रिया के भेद बताने हैं। वो तो काल के भेद आप बता रहे हो ना। क्रिया के भेद, 2 प्रकार की क्रियाएं मैंने पढ़ाई मूल रूप से। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं, 2 होते हैं। इसमें सोचना ही नहीं था, रचना की दृष्टि से 2 ही होते हैं। अकर्मक क्रिया है और सकर्मक है। अकर्मक में कर्म नहीं है, यानी कि प्रभाव किसका पड़ेगा? कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगा। यहाँ पर कार्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे राम ने मारा, हाँ। सकर्मक और अकर्मक, बस 2 भेद होते हैं। क्रिया के भेद बताने हैं, काल के थोड़ी। चलो अगला प्रश्न है, अब वाच्य पर आएगा। देखो थोड़ा सा आज ना, चूंकि मेरा थोड़ा सा टारगेट था कि मैं वाच्य भी पढ़ा लूंगा, लेकिन समय के कम रहते हुए वाच्य नहीं हो पाया। क्रिया का थोड़ा सा, संयुक्त क्रिया के 11 भेद बताने थे, तो 11 भेद बताते बताते टाइम निकल गया। लेकिन कोई नहीं, अगर आप अब तक जो भी आपका पूर्व ज्ञान हो, आपने किताबों में पढ़ा हो, उस आधार पर आप वाच्य पर बताइए। सीधी सीधी बात समझिएगा, 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब भी एक क्रिया में, क्रिया का जो मुख्य व्यापार होगा वो, अगर देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, एक होता है कर्तृवाच्य, ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ सिर्फ इसको हल करने के लिए। दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। समझने के लिए बता रहा हूं, डिटेल में तो क्लास में पढ़ाऊंगा ही। कर्तृवाच्य में क्या होता है? इसका जो मुख्य व्यापार होता है वो कर्ता होता है, ठीक है। यानी कि जो लिंग, वचन, काल और कारक ये सब परिवर्तन आएगा, सामान्यतः लिंग में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन आएगा वो कर्ता के अनुसार आएगा, है ना। जो अभी आपने एग्जाम्पल मैंने दिया था कि राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, तो सीता के आधार पर उसके क्रिया में परिवर्तन आया है, ठीक है ना, उसके क्रिया के लिंग में परिवर्तन आया है। कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म के अनुसार परिवर्तन आएगा, है ना। कर्मवाच्य में जैसे कि कर्मवाच्य का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। जैसे कि राधा के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो राधा के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। देखो ये वर्तमान की क्रिया, इसमें भी अभी परिवर्तन हुआ ही नहीं। हुआ किसमें परिवर्तन? राधा के द्वारा। जैसे कर्मवाच्य में देखो, कर्म जो है मुख्य विषय के रूप में आ जाएगा और लिंग का परिवर्तन किस पर होगा? राधा के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। देखो ये लिखा जा रहा है और रहा है आया है, रही है नहीं आया, यानी कि ये पत्र के आधार पर, कर्म के आधार पर परिवर्तन आया है, लिंग, वचन, काल और कारक में, है ना। तो उसको कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में फिर भाव के आधार पर साधारणतः, हाँ हाँ, जो निषेधात्मक प्रवृत्ति वाले वाक्य, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, है ना, जहाँ पर भाव मुख्य विषय के रूप में आता है उसको भाववाच्य कहते हैं, है ना। तो सामान्यतः ये 3 चीज़ें हैं, इसी के आधार पर आपको समझना है। क्लास में डिटेल रूप में पढ़ाऊंगा, अब यहाँ पर उसी को देखते हुए आप जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए, वाक्य में वाच्य का भेद है, ये जो वाक्य दिया गया है ये कौन सा भेद है वाच्य का? बिल्कुल सही जवाब है। 31 का क्या होगा? सी होगा, कर्तृवाच्य। देखो, उसने अपने भाई को पढ़ाया, है ना, उसने अपने भाई को पढ़ाया है, यानी कि कर्ता ने कुछ कर्म किया है, ठीक है, भाई को पढ़ाया है, कर्म हुआ है, सकर्मक क्रिया है, और अपने भाई को पढ़ाया है, ठीक है। तो कुछ क्रिया हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। सीधी सीधी बात है। यानी कि ये जो लिंग परिवर्तन, पढ़ाया, इसके आधार पर हुआ है, उसने के आधार पर। यानी कि यहाँ पता है कि ये मेल है कोई। अगर यहाँ पर पढ़ाई, उसने अपनी बहन को पढ़ाई या उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो आपको पता है कि यहाँ पर परिवर्तन किसके अनुसार पर हुआ है? कर्ता के आधार पर, है ना। तो आप सीधी सीधी समझ जाएंगे कि ये क्या है? कर्तृवाच्य है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में किस वाच्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इसको समझ के जवाब देना है। मैं समझ रहा हूं कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी जिन्होंने वाच्य भी पढ़ा नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको वाच्य पढ़ा के फिर से कुछ वाच्य के प्रश्न बनाऊंगा और फिर उसमें हम करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? हाँ, सबके जवाब सही हैं, सीधा सीधा है। हाँ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सामान्य वाक्य जब भी आते हैं तो आप समझना कि वो क्या है। अब देखिए, मोहन के आधार पर किस में परिवर्तन हुआ है? रहा है, उसका लिंग बदला है। तो इतने से ही पहचान लेना कि यहाँ पर ये ठीक है, सारी चीज़ें सही लग रही हैं, यानी कि ये क्या है, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग इसमें हुआ है। बाकियों पर जाना ही नहीं है, एलिमिनेट कर देना है, पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। देखो परिभाषा ही आ गई उसकी। हाँ, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है कर्तृवाच्य। मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, वाक्य में कर्मवाच्य रूप, वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? यानी कि ये वाक्य कर्तृवाच्य में है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, चार ऑप्शन हैं। मुख्यमंत्री ने घोषित किया, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। हाँ, सामान्यतः ये देखिएगा, जब भी के द्वारा जुड़ता है ना, है क्या ये वाच्य का मतलब क्या है? वॉइस, जिसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो के द्वारा जहां बार बार आए ना, समझना कि वो क्या है, वो उसका कर्मवाच्य है, जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में ही देखो के का प्रयोग करते हैं, के द्वारा का प्रयोग, बाई का प्रयोग करते हैं ना, सबमिटेड बाई हिम, है ना, द बुक इज सबमिटेड बाई हिम या द बुक इज पब्लिश्ड बाई हिम। तो बाई हिम जिसमें आता है, के द्वारा आता है, तो इसका मतलब समझना कि वो क्या है, वो कर्मवाच्य है ना। और यहां पर क्या होगा, परिवर्तन भी कर्म के द्वारा होगा। चलो, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ध्यान रखना, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। परिवर्तन देख के, जल्दबाजी नहीं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, पहले परिवर्तन देखो। हाँ प्रियंका, बिल्कुल सही जवाब है, ये कर्मवाच्य है। मैंने क्या कहा, श्याम पढ़ेगा ना, लेकिन ये बड़ा बदला किस पे है? पुस्तक के आधार पर इसका लिंग बदल गया है, कर्ता के आधार पर नहीं बदला है, कर्म के आधार पर इसका लिंग परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। हाँ, जल्दबाजी नहीं, इसमें एकदम ध्यान रखना है। जब वाच्य पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में इसमें थोड़ी सी चर्चा करूंगा, परिचर्चा करूंगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको ये क्या कह रहा है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो पुस्तक पढ़नी है ना। श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दूसरे रूप में भी लिख सकते थे इसको, कि श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना। हाँ, तो इसमें जल्दीबाजी नहीं, पुस्तक पढ़नी है, पुस्तक के आधार पर यानी कर्म के आधार पर लिंग का परिवर्तन हो गया। ठीक है, श्याम ने पुस्तक पढ़ा, ऐसा लिखा है क्या? तो बचना है, कर्मवाच्य है ना। निम्नलिखित में भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है? देखो मैंने बोला था ना, भाववाच्य में सामान्यतः भाव प्रधान होता है। हाँ सर, भाव को एक बार समझा दो। हाँ ठीक है, देखो भाववाच्य में क्या होता है, भाव प्रधान हो जाता है सामान्यतः, ऐसा समझो। जो विषय का मुख्य व्यापार होगा, यानी कि सामान्यतः सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं आपको भाववाच्य में मिल जाएंगी, ऐसा समझो। तीन चीजें आप याद रखना, है ना। कर्तृवाच्य में डिटेल में तो बताना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूं आपको।
कर्तृवाच्य में तीनों क्रियाएं आ जाती, आपको दोनों क्रियाएं मिल जाएंगी, यानी कि आपको सकर्मक भी मिल जाएगा, आपको अकर्मक भी मिल जाएगा। जैसे ही आप कर्मवाच्य में आते हैं, इसमें केवल सकर्मक का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और जब आप भाववाच्य में आते हैं तो यहाँ पर मुख्य विषय भाव हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म जो है अप्रधान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं प्रायः आपको मिलेंगी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये कोई नियम नहीं है, ये बस समझ है, एक ट्रिक है जो आपको समझाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, ये भाव है, या चलो चला जाए, ये भाव है चलने का, इसमें कोई क्रिया प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान वाक्य है, ठीक है। इसको इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं, जो कि सिर्फ हिंदी में ही होता है। आप अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ही पढ़ते हैं, इम्पर्सनल वॉइस पता नहीं कोई पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, हिंदी में ये भी होता है इम्पर्सनल वॉइस, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लिखित में कौन सा उदाहरण भाववाच्य का है, चलिए बताइए। मैंने कहा ना अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब है, योगिता का भी जवाब सही है, विजन का भी, प्रियंका का भी, रियान का भी। धूप में चला नहीं जाता, मैंने कहा ना सामान्यतः अकर्मक क्रियाएं आएंगी। जहां पर भी निषेध आता है ज्यादातर यही होता है कि वो सारी की सारी क्रियाएं क्या होती हैं, भाववाच्य में चली आती है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, निषेधात्मक प्रवृत्ति ज्यादा रहती है उसमें। लेकिन ये कोई नियम नहीं है ना। अब जैसे ऐसे भी कथन बनाया जाए, चलो चला जाए, ये भी तो भाववाच्य है, चलो चला जाए। आप किसी से विनती कर रहे हैं तो चलो चला जाए, भाव ही है, इसमें कोई कर्म किसी के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा, है ना। चलिए आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है। देखो अभी आ गया, जो बता रहे थे ना वही आ गया, अभी देखो। अकर्मक धातुओं से बनने वाला, ये देखो यहाँ पर क्या लिखवाया था, अभी आ गया ना नियम में। अकर्मक कौन बनता है, भाववाच्य, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर यही ध्यान रखना है। ये कह रहे हैं कि हमेशा ये अकर्मक धातुओं से बनता है, इसमें सदैव एक वचन होता है। मुझसे चला नहीं जाता, कभी सुना है मुझसे चले नहीं जाते, है ना, ठीक है। रुचि कह रही है शोर मचाया जा रहा है, हाँ सर ये भी भाववाचक है। आपने कहा कि शोर मचाया जा रहा है। अब घबराओ नहीं ना, डिटेल में पढ़ाते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले ये दे लो आप, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना आप देखोगे डिटेल से पहले हम पढ़ लेंगे वाच्य को, उसके बाद फिर वैसे सारे एग्जाम्पल करेंगे, उस दिन इसको भी मैं समझा दूंगा आपको, है ना। चलो अब देखिए यहाँ पर अकर्मक धातु है, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, सदैव ये एक वचन में रहता है ना। मुझसे चला नहीं जाता, पिछले एग्जाम्पल में देखो चला नहीं जाता, ये एक वचन की क्रिया है। मुझसे चले नहीं जाते, मुझसे खाए नहीं जाते, या इस तरह का है क्या, कुछ नहीं है। उसके बाद सदैव पुल्लिंग में रहता है ना, जाता आया है, जाती नहीं, मुझसे चली नहीं जाती, ऐसा आया कभी नहीं आता है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अन्य पुरुष की क्रिया रहती है। यहाँ पर न तो उत्तम पुरुष रहता है, न मध्यम पुरुष रहता है, इसमें क्रिया हमेशा अन्य पुरुष में रहती है ना, लगभग। वो कौन से हैं, वो आते हैं भाववाच्य में, ठीक है। इसका उत्तर होगा भाववाच्य। अगला देखो, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक, अकर्मक, उपर्युक्त, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वही प्रश्न को दूसरी बार पूछ दिया, दूसरी तरह से मॉडिफाई करके। हाँ अकर्मक, भाववाच्य में कौन सी क्रियाएं रहती हैं, सीधी सीधी बात है, अकर्मक क्रियाएं रहती हैं सारी की सारी। अगला देखो, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, वाक्य कौन सा वाच्य है। देखो जिलाधिकारी ने दिया है, ध्यान रखना।
वाच्य को लगाने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, बस देखो कि परिवर्तन किसके आधार पर हो रहा है। अगर परिवर्तन हुआ ही नहीं, लिंग हमेशा उसका एक वचन में ही है और जो है हमेशा पुल्लिंग ही है, तो समझना कि वो अकर्मक है। यहाँ पर देखो जिलाधिकारी ने दिया है, आदेश किसने दिया है, निर्देश किसने दिया है, जिलाधिकारी ने। तो जिलाधिकारी ने दिया है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये हमेशा होगा, ये कर्तृवाच्य में आ जाएगा, सीधा का सीधा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए लास्ट में कि लिखित में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। 4 ऑप्शन है और उसके आधार पर आपको बताना है। एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्न आ गए। योगिता का जवाब है बी, रुचि का जवाब है बी, प्रियंका का जवाब है बी और मयंक का जवाब है बी। बिल्कुल सही जवाब है पहला और दूसरा। ठीक है। ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं, ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। ये दोनों के दोनों कर्तृवाच्य के हैं, क्योंकि इनका परिवर्तन किस पर हुआ है, राम लिखता है कर्तृवाच्य हो गया, और सीता पढ़ती है कर्तृवाच्य हो गया, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टेस्ट आपको समझ आया होगा, और जब हम वाच्य पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट में भी हम वाच्य के विषय में ही टेस्ट करेंगे अपना। वाच्य को जब हम क्लास में पढ़ लेंगे, डिटेल्ड तरीके से पढ़ लेंगे, तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आऊँगा और फिर हम वहाँ पर वाच्य को पढ़ते हुए, समझते हुए, उसके तीनों भेदों को जानते हुए, और उसके कई सारे वेरिएंट और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगा, और भी टफ से टफ। मैं कहता हूँ ना कि मैं ये पेपर बनाने के लिए 3 चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, सीधी सीधी बात है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं 50% ईजी प्रश्न रखता हूँ, 35% मॉडरेट लेवल के रखता हूँ, और 15% डिफ़िकल्ट होते हैं। उन डिफ़िकल्ट को ही समझना है, सीखना है ना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के नमस्कार। आप लोग जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे बच्चे जुड़ा करिए, क्योंकि एक कैमरे को देख के बोलना पढ़ाना ये उतना अच्छा नहीं लगता है। आप जुड़ते हैं तो इससे क्या हो रहता है कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहता है, और आपकी भी तैयारी निरंतर चलती रहती है। और जो चीज़ें तुरंत पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो जाता है, तो इससे क्या रहता है कि जितनी भी कन्फ्यूज़न है आपकी दूर हो जाती है ना, 1-2 क्लासेस में दूर हो ही जाती है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, नमस्कार।